तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। इंसानी दिमाग फितूर से भरा हुआ है, क्या क्या सोचता है, क्या क्या प्लान करता है, क्या क्या आइडिया बनाता है। हालांकि कहते हैं इंसानी दिमाग से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कुछ है भी नहीं। इस दिमाग का कई लोग बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं दुनिया के लिए, दुनिया के लोगों की भलाई के लिए, और कुछ लोग इस दिमाग का इस्तेमाल जुर्म के लिए, क्राइम के लिए करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही इंसानी दिमाग के खुराफात की कहानी है। 2018 मार्च का महीना था। दिल्ली के करावल नगर इलाके में एक 13 साल की बच्ची की लाश मिलती है। ये लाश एक खाली प्लॉट में मिली थी। प्लॉट के मालिक ने खबर दी पुलिस को, लावारिस लाश थी। पुलिस आती है, लाश को ले जाती है। इसके बाद तफ्तीश आगे करती है, बढ़ाती है। जांच के दौरान पता चलता है कि वो लड़की कौन है। उसके पिता और उसकी माँ, इन दोनों की पहचान होती है। पिता का नाम सुदेश, माँ का नाम अनुपमा। बच्ची का कत्ल किया गया था सर पे वार करके किसी वजनी चीज से। इसके बाद तफ्तीश होती है तो पुलिस को शक होता है बाप पर, और आखिरकार सुदेश जो उस बच्ची का बाप था, पुलिस उसे अपनी ही 13 साल की बेटी के कत्ल के इल्ज़ाम में उसे गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद अदालत सुदेश को जेल भेज देती है जुडिशल कस्टडी में। मार्च 2018 का ये मामला था। अब उसके बाद पुलिस चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। तो कहानी ये थी कि उस सुदेश को अपनी जो 13 साल की बच्ची थी, उसको लगता था कि वो गलत सोहबत में पड़ गई है, गलत लोगों के साथ उठती बैठती है, मिलती जुलती है, और इसीलिए इस शक के बिना पर उसने अपने ही हाथों अपनी बेटी का कत्ल कर दिया, जो कि गलत है। जेल जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। मुकदमा लोअर कोर्ट में शुरू हुआ। ये सब होते होते 19 का आखिरी लगभग महीना आ गया, फिर 20 आ गया, और 20 में मार्च में कोरोना आ गया। हिंदुस्तान में कोरोना ने मार्च में दस्तक दी। इसके बाद तेजी से कोरोना फैला। उस वक्त याद होगा आपको, जब कोरोना फैला तो पूरे देश में जितने भी जेल थे, वहाँ ये हुआ कि हर जगह कैपेसिटी से ज़्यादा कैदी हैं, जो चाहे वो तिहाड़ हो या फिर मुंबई का जेल हो, कोलकाता का हो। अगर कहीं 8,000 की कैपेसिटी है, क्षमता है, तो वहाँ 12,000 है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में अगर 10,000 है तो यहाँ पे 17,000 कैदी रह रहे हैं। तब उससे ये था कि आप फिर सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, और कोरोना एकदम नई चीज़, एक नई दहशत, नया खौफ। तो फिर अदालत के ज़रिए सरकारों ने पहल की, और ये हुआ कि जो जेल में ऐसे कैदी जो पेशेवर कैदी नहीं है, ख़तरनाक नहीं है, जिनका जुर्म का कोई पुराना इतिहास नहीं है, उनको बेल या पेरोल पे आप छोड़ सकते हैं जब तक कि कोरोना का असर कम ना हो जाए, ताकि जेल के अंदर कोरोना इस तरह से महामारी ना फैला पाए। तो ये उस वक्त एक आदेश जारी हुआ। इसका बहुत सारे कैदियों को फ़ायदा मिला, और उनमें से एक था सुदेश। जब कोरोना काल में तिहाड़ के कैदियों को बाहर बेल और पेरोल पर निकाला जाने लगा, तो उसमें एक लिस्ट जो बनी, उसमें सुदेश का भी नाम था। अब सुदेश का अपनी बेटी के कत्ल का इल्ज़ाम था उसके ऊपर, लेकिन उसको फिर भी पेरोल क्यों दिया गया? तो उसकी वजह ये थी कि एक तो ये उसका पहला जुर्म था, दूसरा जो उसने मोटिव बताया कि अपनी ही बेटी के चाल चलन को लेकर उसे शक था और इसलिए उसने कत्ल किया। तो पुलिस को और बाकी सरकार को भी लगा कि ये पेशेवर मुजरिम तो है नहीं, और पहला जुर्म है इसका, और जुर्म का मकसद भी जो बता रहा है वो भी ये नहीं इशारा करता है कि ये पेशेवर क्रिमिनल है या कातिल है। लिहाजा अदालत ने उसे पेरोल दे दिया। लेकिन पेरोल जब मिल रहा था, इस दौरान में जब ये जेल में था 2 साल तक, तो सुदेश के साथ बाकी तमाम कैदी थे। हर एक कैदी एक दूसरे को अपनी कहानी सुनाता। इसने भी कहानी सुनाई कि वो क्यों अंदर आया। तो बाकी कैदियों ने उसे बताया कि तूने कत्ल किया, मर्डर किया, तो इसलिए तेरी सज़ा तो होगी लंबी, हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है 15-20 साल हो जाए, लेकिन चूंकि तूने एक 13 साल की बच्ची का कत्ल किया है, तुझे रिहाई तो नहीं मिलेगी, और सज़ा होगी, और वो भी लंबी होगी। ये बातें सुदेश को बड़ी परेशान करने लगी थी कि क्या उसकी पूरी ज़िंदगी जेल की चारदीवारी में गुजरेगी। लेकिन फिर अचानक कोरोना उसके लिए एक तरह से वरदान बनकर आया, और पेरोल पे वो बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद वो अपनी पत्नी के साथ उसी करावल नगर में रहने लगा, दिल्ली में।
तो अब धीरे धीरे जिन लोगों को पेरोल और जमानत दी गई थी वो तमाम लोगों को वापस अब जेल बुलाया जाने लगा। इसकी भी, सुदेश की भी जो जमानत की मियाद थी, जो पेरोल की, वो मियाद खत्म होने वाली थी और अब उसे वापस तिहाड़ जेल लौटना था। तिहाड़ जेल में अब उसको अपनी बाकी की जो भी अदालत का फैसला था वो सजा पूरी करनी थी। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे थे पेरोल के मियाद खत्म होने की, सुदेश परेशान रहने लगा, बेहद घबराने लगा, किसी चीज में मन नहीं लगता। इसी दौरान में करावल नगर के करीब लोनी बॉर्डर पर एक खाली प्लॉट पर एक लाश मिलती है। लाश बुरी तरह से जली हुई थी, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था। किसी ने पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, लाश को उसने उठाया, भेजा। लाश के आसपास की तलाशी ली गई। मरने वाले ने एक कमीज पहन रखी थी, शर्ट। उसकी जेब में से एक पुलिस को बाकी कागज के अलावा एक आधार कार्ड मिलता है और उस आधार कार्ड के जरिए मरने वाले की शिनाख्त होती है। पुलिस को लगता है ये आधार कार्ड शायद इसी लाशी का है, तो उसमें सुदेश नाम लिखा हुआ था, पता था आधार कार्ड पर। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस पते पर पुलिस की एक टीम को भेजती है। उस पते पर जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो वहां जाकर पूछती है कि आपके यहाँ कोई सुदेश रहता है? वो एक महिला आती, कहती जी वो मेरे पति हैं। तो वो कहता है कि चलिए आपको कहीं एक लाश मिली है, वो शिनाख्त करानी है। पुलिस अनुपमा को लेकर मुर्दा घर जाती है। लाश का चेहरा पहचाने जाने लायक था नहीं, क्योंकि वो बुरी तरह से जल चुका था, सर पे बहुत ही तेज वार से मारा गया था। लेकिन लाश के जो कपड़े पहन रखे थे, उन कपड़ों को देखते ही अनुपमा रोने लगती है और इस तरह से पहचान हो जाती है कि ये लाश सुदेश की यानी उसके पति की है। इसके बाद पुलिस सुदेश की लाश अनुपमा के हवाले कर देती है। परिवार वाले बड़े शोक माहौल में उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अब जब इंक्वायरी की गई इसके बाद सुदेश की, तो पुलिस को फिर ये पता चलता है कि ये वो शख्स है जिसे 2018 के मार्च के महीने में अपनी ही बेटी के कत्ल के जुर्म में तिहाड़ जेल भेजा गया। तो पुलिस के लिए ये भी था कि इन्फॉर्म किया जाए, लोकल पुलिस, कि भाई जो आपका कैदी है जिसके ऊपर अभी सज़ा भी नहीं सुनाई गई है, फैसला ही नहीं आया, अभी अदालत में मुकदमा जारी है और उसका पेरोल ख़त्म होने वाला है, उससे पहले ही उसका कत्ल हो गया है और वो मारा गया। तो अब क्लोजर रिपोर्ट भी जानी है। पुलिस क्लोजर रिपोर्ट तिहाड़ जेल को भेजने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान एक मुखबिर पुलिस को फ़ोन करता है और कहता है कि जिस लाश को आपने अब तक सुदेश माना है, वो सुदेश है ही नहीं, वो कोई और है और सुदेश जिंदा है। अब पुलिस को इस मुखबिर की बात बड़ी अजीब लगती कि ऐसा क्यों, लेकिन अब पुलिस का मुखबिर था, उसने बहुत सारी ऐसी खबर दी, खबरिया इंसान, तो पुलिस को लगा कि कुछ दम है। फिर पुलिस ने सुदेश के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। पहली बार सीसीटीवी फुटेज आसपास के अब खंगालने शुरू किए, क्योंकि डाउट हुआ। एक सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि सुदेश के घर से 19 नवंबर की रात एक शख्स साइकिल पर एक गठरी जैसा कोई चीज लेकर जा रहा है, वो शायद लाश थी। और तस्वीर ऐसी नहीं थी साफ कि पहचाना जा सके कि साइकिल चलाने वाला सुदेशी था, लेकिन ये क्लियर था कि उसके घर से साइकिल पर रात करीब 2 बजे कोई गठरी लेकर निकला है। अब इसके बाद उसके मोबाइल कॉल डिटेल सब खंगाले गए, लेकिन कोई फायदा नहीं, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। इसी दौरान पुलिस को एक और खबर मिली कि करावल नगर से एक शख्स 19 नवंबर से ही गायब है और उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है, और उसका नाम है डोमन रविदास। ये बिहार का रहने वाला एक दिहाड़ी मजदूर। तो वो गायब है। उसके घर वालों ने रिपोर्ट लिखाई, करावल नगर पुलिस स्टेशन में ये रिपोर्ट मिसिंग की। अब वो उसकी सारी तस्वीरें थानों को भी सर्कुलेट की गई, गाजियाबाद पुलिस के पास भी आई। अब ये सारी तफ्तीश चल ही रही थी कि अचानक पुलिस को पता चला कि 20 नवंबर को जब ये लाश मिली थी सुदेश की और जब छानबीन होने लगी, तो उससे पहले 2 दिन तक सुदेश के घर में उसके छत का मरम्मत का काम चल रहा था और उस काम के लिए उसने 2 मजदूरों को बुलाया था, लेकिन इससे ज्यादा पुलिस के पास और कोई जानकारी नहीं।
लेकिन अब मुखबिर की खबर के बाद पुलिस को लगा कि अगर सुदेश जिंदा है तो अपने घर जरूर आता होगा। पुलिस की एक टीम को सादी वर्दी में उसके घर के इर्द गिर्द तैनात कर दिया गया। 1 2 3 दिन बीता, सुदेश का कुछ पता नहीं, लेकिन एक दिन देर रात अचानक एक शख्स सुदेश के घर में दाखिल होता है। जैसे ही वो दाखिल होता है, पुलिस की टीम भी घर के अंदर दाखिल हो जाती है और उस शख्स को पकड़ लेती है। वो शख्स कोई और नहीं, सुदेश था, वही जिसकी लाश 20 नवंबर को एक खाली प्लॉट से मिली थी। अब पुलिस इस जिंदा मुर्दा को पकड़कर अपने साथ थाने ले जाती है। थाने में उसकी खातिर होती है। खातिर होने के बाद वो मुंह खोलता है और फिर पूरी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। कहानी ये थी कि जब वो तिहाड़ जेल में था तो बाकी के कैदियों ने जब उसका जुर्म के बारे में सुना तो लगातार उससे एक ही बात कहते थे कि तूने एक 13 साल की मासूम को मारा है, वो भी तेरी अपनी बेटी है। और आजकल बच्चों के ऊपर जुल्म करना, बच्चों का कत्ल करने को कानून बड़ी सख्ती से ले रहा है, तो तेरे लिए खबर अच्छी नहीं है, तू लंबी जाएगा, कम से कम उम्र कैद होगी, नहीं तो 20 साल के लिए तो तू अंदर ही रहेगा। सुदेश को यह था कि उसकी पूरी जिंदगी पूरी जेल के अंदर गुजरेगी और इस बात से वो घबराने लगा। इसी दौरान में नसीब ने साथ दिया, कोरोना आया और पेरोल पे वो बाहर आ गया। अब जैसे जैसे पेरोल की मियाद खत्म होने लगी वो फिर से घबराने लगा और सोचने लगा कि मैं जेल ना जाऊं, ऐसा क्या करूं। और तभी उसे एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर मैं खुद को ही मार डालूं, खुद का कत्ल कर दूं, मुर्दा हो जाऊं, तो फिर मुर्दों को सज़ा नहीं दी जाती, मुर्दे जेल नहीं जाते, फिर मैं आसानी से आज़ाद ज़िंदगी कहीं पे भी जी सकता हूं। लेकिन खुद को मुर्दा करने के लिए एक मुर्दे की ज़रूरत पड़ती है, और वो मुर्दा कहाँ से लाए। उसने कई दिन लगाए अपने जैसे कद काठी के किसी इंसान को ढूंढने में। फिर उसे लगा कि किसी को ढूंढ भी लिया तो ऐसे कैसे वो उसके साथ भरोसा करेगा, कहाँ ले जाऊंगा। तभी उसके दिमाग में फिर एक नया फितूर आया। उसके घर की छत में कुछ प्रॉब्लम थी, टपक रहा था। उसने कहा कि छत की मरम्मत करानी है। अब वो मजदूरों को वैसे शख्स को ढूंढने लगा कि जिसको ज़्यादा कोई ढूंढे नहीं, आम हो, गरीब हो, जिसका ज़्यादा कोई पूछने वाला ना हो। करते 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 वो दिल्ली के करावल नगर में पहुंचा, जहाँ पे मजदूरों की एक बस्ती थी, जहाँ पे मजदूर दिहाड़ी मिल जाते थे। वहाँ उसने चारों तरफ से देखना शुरू किया। 2 मजदूर उसे पसंद आए, दोनों को ले आया, एक राजमिस्त्री और एक बेलदार। उसके बाद उसने 18 नवंबर को छत का काम करवाया पूरे दिन, उन्हें पैसे दिए। और शाम को जब वो दोनों जाने लगे तो उसने राजमिस्त्री को भेज दिया और बेलदार को रोक लिया, जिसका नाम था रविदास, डोमन रविदास। उसके बाद उसने कहा कि तूने अच्छा काम किया, तुझे शराब पिलाते हैं। उसके बाद उसने उसे शराब पिलाई, वो खुश हो गया। फिर उसने अपने कपड़े निकाले, एक जोड़ी शर्ट और लोअर, और उसने कहा ये ले, मेरे घर पे काम करना है तो तू थोड़ा साफ कपड़े पहन कर आ, आज तू कपड़े गंदे पहन कर आया था। तो बोला कल जब तू काम करने आएगा तो तू यही मेरे कपड़े पहन कर आना। बेचारा रविदास उसके दिमाग में चल रहे फितूर से अनजान था। वो उसके कपड़े लेकर घर जाता है। अगले दिन सुबह 8:30 बजे अपनी राजमिस्त्री के साथ वापस आता है। दोनों घर के छत के मरम्मत, जो बाकी बचा हुआ काम था, वो करते हैं। शाम जब काम ख़त्म होता है तो इस बार फिर राजमिस्त्री को वो भेज देता है और सुदेश रविदास को रोक लेता है। इसके बाद कहता है कि तूने अच्छा काम किया, चल छत पर पार्टी करते हैं। छत पे ले जाने के बाद वो उसे शराब पिलाता है, खुद बेहद कम पीता है और उसे खूब ज़्यादा पिलाना शुरू करता ताकि वो नशे में आ जाए। रविदास वही कपड़े पहन कर आया था जो उसने एक दिन पहले दिए थे, यानी खुद सुदेश के कपड़े। शराब के नशे में जब वो चूर हो जाता है तो फिर ऊपर छत के कमरे में वो अचानक चारपाई के जो पाए होते हैं लकड़ी के, वजनी था, वो लाता है और पीछे से उसके सर पर वार करता है। कई हमला करता है, सर पे मारता है उस पाए से। खून से लथपथ रविदास वहीं गिर जाता और उसकी मौत हो जाती है। इस दौरान में उसकी बीवी नीचे चक्की पीस रही थी। उसके शोर से बाकी किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। फिर अचानक वो छत पर आती है और देखती है लाश। तब पहली बार वो उसे बताता है कि देखो मैंने इसलिए मारा है क्योंकि ये मेरे भी कपड़े भी पहन कर आया। अब ये मैं नहीं, ये होगा और लोग समझेंगे कि सुदेश को मार डाला किसी ने, और इस तरह से मैं आज़ाद रहूँगा। कत्ल करने के बाद उसने रात को करीब 2 बजे इंतज़ार किया, लाश को लपेटा कपड़ों में, साइकिल पे रखा और साइकिल पर रखकर वहाँ से दूर गया। सन्नाटा था आसपास में, चूँकि बस्ती में लोग सो रहे थे,
और एक खाली जगह पे, खाली प्लॉट पर उस लाश को वो नीचे फेंक देता है। फिर कुछ अखबार और बाकी चीज़ें लाता है, चेहरे पे रखता है और चेहरे को जला देता है ताकि उसकी शिनाख्त ना हो सके। अपना आधार कार्ड उसकी जेब में रख देता है। ये सब करने के बाद वो फिर वापस घर आता है। घर आने के बाद बीवी से कहता है कि देखो मैंने आधार कार्ड सब कुछ रख लिया है, हो सकता है अगले ही दिन या किसी भी दिन पुलिस घर आएगी, तो तुम्हें इस लाश को अपने पति यानी कि मेरे तौर पर उसको आइडेंटिफाई करना है, शिनाख्त करनी है। तुम कह रहा हाँ यही सुदेश की ही लाश है, और फिर तुम अंतिम संस्कार कर देना, और इस तरीके से मैं मुर्दा हो जाऊंगा, मैं कानून के पुलिस के रिपोर्ट में भी मुर्दा हो जाऊंगा, और फिर मेरा केस क्लोज हो जाएगा, मुझे जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम कहीं और जाकर ज़िंदगी जिएंगे। बीवी को उसने ऐसे ही समझाया, बीवी ने वही रोल प्ले किया। पुलिस आई, उसने पहचान ली लाश को, रोने धोने लगी, अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन ये बात एक मुखबिर को पता चल गया और उसकी वजह ये थी कि सुदेश ने ये काम तो कर दिया, लेकिन उसके 2-3 दिन के बाद वो रात को चुपचाप से घर आ जाता और फिर चला जाता। ऐसा उसने कई बार किया, किसी ने देख लिया। दूसरी तरफ लाश की बात पता चल चुकी थी, अंतिम संस्कार हो गई थी, ये भी पता चल चुका था कि सुदेश की मौत हो गई है। अब वही सुदेश रात के अंधेरे में खामोशी से घर आ रहा है, किसी ने देखा, उसने मुखबिर को बताया और मुखबिर ने पुलिस के कान तक ये बात पहुंचा दी। तो रात को खामोशी से घर आना ये उसके लिए भारी पड़ गया। अगर वो कत्ल के बाद 1-2 महीना तक उस बस्ती में, उस एरिया में न जाता तो शायद कुछ और लंबे दिनों तक पुलिस से बचता रहता, लेकिन उसने गलती की और पकड़ा गया। तो इस तरीके से उसने खुदकुशी नहीं बल्कि खुद के कत्ल की एक साजिश रची थी, सिर्फ इसलिए कि जेल ना जा पाए। अब इस कहानी का निचोड़ यह है कि एक कत्ल के इल्ज़ाम में वो जेल के अंदर था। उस कत्ल के बारे में अगर कानूनी राय ली जाए तो उसमें यह है कि चूंकि उस पेशेवर क्रिमिनल तो था नहीं और उसको ये था कि बेटी के चाल चलन और बाकी चीज़ों पे उसे शक था और गुस्सा था और उसने अचानक मारा, तो कानून की नज़र में उसे बहुत बड़ी सज़ा, लंबी सज़ा नहीं होने वाली थी। मुश्किल से 8-10 साल में शायद वो बाहर भी आ जाता और 10 साल तक की उसको सज़ा होती, इससे ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि कानून किसी को भी ऐसे जुर्म को देखते हुए कई सारे ग्राउंड्स को देखती है। तो यहाँ पे अगर मैंने कुछ लीगल एक्सपर्ट से बात की थी, उनका ये था कि इसमें अगर कोई अच्छा वकील होगा तो वो आराम से बहुत ज़्यादा लंबे समय तक जेल में नहीं होता। लेकिन उस सज़ा से बचने के लिए अब इसने जिस तरीके से एक प्लान मर्डर किया और जिस तरीके से साजिश रची, अब 100% ये यकीन हो चुका है और बल्कि ये एक तय हो चुका है कि इस बार जो फैसला आएगा उसमें वो लंबा जाएगा। तो सज़ा से बचने के लिए उसने एक और सज़ा का रास्ता अपनाया। एक कत्ल के सज़ा से बचने के लिए अब वो दूसरा कत्ल कर बैठा है, तो अब यकीन उसकी उम्र जो है वो शायद जेल की 4 दीवारी के अंदर ही बीतेगी और यहीं पे वो गड़बड़ कर गया सारा, सज़ा से बचने के लिए और बड़ा जुर्म कर बैठा है। तो ये थी कहानी। अब इंसानी, मैंने शुरू से ही कहा था कि दिमाग जो खुराफात, कई बार यही सारी चीज़ें उल्टा भी कर जाती हैं।